यह कहानी एक ऐसे अस्पताल की है जहां एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं। यह अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, जिसे लोग भूतिया अस्पताल कहते हैं। इसका असली नाम शायद किसी को याद भी नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से इस अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाओं ने लोगों को अंदर जाने से रोक रखा है। पिछले साल राहुल और उसके दोस्त सुमित, आकाश और नंदिनी ने इस अस्पताल के बारे में सुना था। उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह माना था। दोस्तों के बीच बहस होने लगी कि वहां सच में कुछ होता भी है या यह सिर्फ लोगों की घड़ी हुई कहानियां हैं। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्होंने तय किया कि वे इस अस्पताल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम होते ही चारों दोस्त अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल की ओर रवाना हो गए। अस्पताल के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की हवा में अजीब सा सन्नाटा और ठंडक थी। दूर से अस्पताल की खंडहर हो चुकी इमारत देखकर ही उनमें से कुछ का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन किसी ने डर नहीं दिखाया। अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर जंग लगे हुए लोहे के गेट ने मानो उन्हें अंदर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे धक्का देकर खोल दिया। अंदर घुसते ही चारों ने महसूस किया कि वातावरण बेहद अजीब था। दीवारों पर लगी धूल, टूटी हुई खिड़कियां और अस्पताल के कमरे जैसे किसी पुराने समय की भयावहता को अपने भीतर समेटे हुए थे। सुमित ने एक मशाल जलाई और उसकी रोशनी में वे आगे बढ़े। अचानक उन्हें पास के कमरे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। सभी चौंक गए। यह आवाज कहां से आई? नंदिनी ने घबराते हुए पूछा। शायद कोई जानवर होगा। आकाश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद उसकी आवाज भी कांप रही थी। वे उस कमरे की ओर बढ़े जहां से आवाज आई थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। राहुल ने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर सूखे खून के धब्बे थे। एक टूटी हुई स्ट्रेचर और कुछ बिखरे हुए मेडिकल उपकरण वहां पड़े थे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर फैला और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और तभी एक गहरी भयावह हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। नंदिनी ने डर के मारे राहुल का हाथ पकड़ा। तभी सुमित को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब क्या हो रहा है? उसने डरते हुए पूछा। राहुल ने सभी को शांत किया और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुला। तभी उन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। खून से लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब कोई वापस नहीं जा सकता। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। आकाश ने अचानक कमरे की खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा, वहां से निकलने का रास्ता है। सब उसी ओर दौड़े। जैसे तैसे उन्होंने खिड़की तोड़ी और बाहर कूदे। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन यह चैन कुछ ही क्षणों का था। अचानक अस्पताल की खंडहर इमारत से एक चीख निकली और वह चीख इतनी खौफनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। बिना समय गंवाए सभी गाड़ी में बैठे और वहां से भाग निकले। वह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात थी, लेकिन जब वे वापस अपने शहर पहुंचे तो महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। नंदिनी ने अचानक कहना शुरू किया कि वह अस्पताल में किसी की मौजूदगी महसूस कर रही है। कुछ दिनों बाद सुमित को सपने में वही अस्पताल दिखने लगा और वह रातों को चीखते हुए उठ जाता। राहुल ने इस सब को इत्तेफाक माना, लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, उसने दरवाजे पर किसी के दस्तक की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन फिर कमरे के अंदर उसे वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो अस्पताल में था, और फिर वही गहरी भयावह हंसी। अब यह सिर्फ एक सवाल नहीं था कि वे लोग अस्पताल में क्या देख कर आए थे, बल्कि यह सवाल था कि वे इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी उस अस्पताल में था वह अब उनके साथ उनके घर तक आ चुका था। कहानी का अंत यही नहीं था, यह सिर्फ शुरुआत थी उस डरावनी सच्चाई की जो धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बनने वाली थी।
अस्पताल की भयावह रात के बाद सभी दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अनुभव उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। राहुल, जो हमेशा खुद को सबसे साहसी मानता था, अब अजीब चीजें महसूस करने लगा। उसे अक्सर रात के अंधेरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, कभी कभी बिस्तर के पास किसी की परछाई नजर आती। वह इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज करता रहा, लेकिन धीरे धीरे यह चीजें बर्दाश्त से बाहर होने लगी। एक रात राहुल अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। अचानक टीवी की स्क्रीन पर तस्वीरें गायब होने लगीं और स्क्रीन पर वही अस्पताल दिखाई देने लगा। यह वही जगह थी जहां वे गए थे और टीवी में अब अस्पताल के भीतर का दृश्य दिखने लगा था। खाली बिस्तर, टूटी हुई खिड़कियां, खून से सने फर्श और फिर एक छाया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने घबराकर टीवी बंद किया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। इसी बीच सुमित के घर में कुछ अजीब होने लगा था। उसे रात में नींद नहीं आती और जब वह सोने की कोशिश करता तो उसके कानों में अस्पष्ट सी आवाजें गूंजने लगतीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक रात उसने बाथरूम के शीशे में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नंदिनी की हालत तो और भी बुरी हो चुकी थी। उसने अस्पताल से वापस लौटने के कुछ ही दिनों बाद खुद को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया था। उसे महसूस होने लगा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही है। एक रात जब वह सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसका गला घोंट रहा है। वह चीख कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसके शरीर पर नीले निशान पड़ गए थे जो किसी के हाथों के थे। यह बात उसने किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर उसने किसी को बताया तो वह और भी बुरी स्थिति में फंस जाएगी। इधर आकाश भी अपने अजीब सपनों से परेशान हो चुका था। हर रात उसे वही सपना आता जिसमें वह अस्पताल के उसी कमरे में बंद होता जहां वे पहले गए थे, लेकिन इस बार दरवाजे के पीछे कोई खड़ा होता था। एक काले कपड़े में लिपटी हुई आकृति, जिसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। एक दिन उन्होंने मिलकर फिर से मिलने का फैसला किया। वे समझ चुके थे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उसका संबंध उस रात से है जब वे उस भूतिया अस्पताल में गए थे। उन्हें कोई रास्ता निकालना था, वरना ये चीजें उनकी जान ले सकती थीं। राहुल के कहने पर वे एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनकी कहानी सुनकर कहा कि उन्होंने अनजाने में उस जगह की एक प्राचीन बुराई को छेड़ दिया है जो अब उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। उसने बताया कि उस अस्पताल में कई साल पहले एक डॉक्टर हुआ करता था जो मरीजों पर अत्याचार करता था। उसने कई निर्दोष मरीजों की हत्या की थी और उनकी आत्माएं अब वहां भटक रही हैं। लेकिन उस डॉक्टर की आत्मा उन सब आत्माओं को नियंत्रित कर रही है और वे आत्माएं तब तक चैन नहीं पाएंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा करने की सलाह दी और कहा कि उन्हें वापस उस अस्पताल में जाना होगा। राहुल और उसके दोस्तों को अब और डरने का समय नहीं था। वे समझ चुके थे कि अगर उन्होंने इस बुराई का अंत नहीं किया तो यह बुराई उनके जीवन को निगल जाएगी। अगले ही दिन वे सभी फिर से उस भूतिया अस्पताल की ओर रवाना हो गए। इस बार उनके साथ तांत्रिक भी था, जिसने उन्हें चेतावनी दी कि वहां जाते ही कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे ही वे अस्पताल में दाखिल हुए, उन्हें उसी भयानक हवा और डरावने माहौल का सामना करना पड़ा। तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू की और तभी अस्पताल के भीतर की सारी बत्तियां एक साथ झपकने लगीं। हर कोने से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। दीवारों पर खून के धब्बे और परछाइयां दिखाई देने लगीं। राहुल और उसके दोस्त बुरी तरह से घबरा गए, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने को कहा। पूजा के बीच में अचानक अस्पताल की छत से एक काली आकृति प्रकट हुई, वही डॉक्टर जिसकी आत्मा अस्पताल पर हावी थी। उसने सभी को डराते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब कोई भी वापस नहीं जाएगा। लेकिन तांत्रिक ने अपनी मंत्रों की शक्ति बढ़ा दी। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, डॉक्टर की आत्मा चीखने लगी और कमरे के चारों ओर घूमने लगी। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तभी एक तेज रोशनी चमकी
और डॉक्टर की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। अचानक से अस्पताल में सब कुछ शांत हो गया। ठंडी हवा गायब हो चुकी थी और वातावरण हल्का महसूस होने लगा था। तांत्रिक ने कहा, अब सब खत्म हो गया है। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। अब वह तुम्हें और परेशान नहीं करेगी। राहुल और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे वापस अपनी गाड़ियों में बैठकर शहर की ओर लौटने लगे। लेकिन जब वे अस्पताल से कुछ ही दूरी पर पहुंचे तो नंदिनी ने अपने पीछे मुड़कर देखा और उसे अस्पताल की एक खिड़की से वही डॉक्टर की छाया फिर से दिखाई दी। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राहुल से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैंने उस खिड़की में फिर से वही डॉक्टर देखा। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हारा वहम है नंदिनी। तांत्रिक ने कहा कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन नंदिनी को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने वह छाया अब भी घूम रही थी। वह चुप रही, लेकिन उसका मन बेचैन था। सुमित, आकाश और राहुल ने भी यह बात सुनकर एक पल के लिए महसूस किया कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ, पर उन्होंने खुद को यह सोचकर समझा लिया कि यह उनके डर का परिणाम है। कुछ दिनों बाद सबने अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी के लिए हालात और खराब हो गए। उसे हर रात वही डॉक्टर सपने में आता और हर बार उसकी हंसी पहले से ज्यादा डरावनी होती। एक दिन वह अपने कमरे में अकेली थी जब उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। नंदिनी ने बत्ती को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसे लगा कि कोई बहुत करीब से उसकी गर्दन के पास फुसफुसा रहा है, तुम मुझसे बच नहीं सकती, मैं हर जगह हूं। नंदिनी का खून जम गया। वह चीखकर कमरे से बाहर भागी, लेकिन बाहर भी वही डरावनी छाया उसका पीछा कर रही थी। वह बुरी तरह घबराकर राहुल को फोन करने लगी, लेकिन फोन भी बंद हो चुका था। इधर राहुल और आकाश भी अजीब घटनाओं का सामना करने लगे थे। राहुल को अपने घर की दीवारों पर खून के निशान दिखाई देने लगे और हर रात उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती। जब वह दरवाजा खोलता तो कोई नहीं होता, परंतु ठंडी हवा के झोंके से पूरा कमरा कांप उठता। सुमित को भी हर रात अस्पताल के काले गलियारों का सपना आता और उसमें वह हमेशा एक बंद कमरे में फंस जाता, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। एक दिन तंग आकर वे फिर से तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनकी बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, मैंने जो पूजा की थी वह उस डॉक्टर की आत्मा को स्थायी रूप से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है, क्योंकि तुमने उसे छेड़ा है। अब वह सिर्फ तुम्हें सताने नहीं, बल्कि तुम्हें खत्म करने के लिए वापस आई है। तो अब क्या करें? राहुल ने हताश होकर पूछा। तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, इस बार तुम्हें उस अस्पताल में जाकर अंतिम विदाई करनी होगी। आत्माओं को सिर्फ शांति चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस डॉक्टर के भयानक अतीत को उजागर करना होगा। उसकी असली पहचान और उसके अपराधों का सच सामने लाना होगा, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जब तक वह सच्चाई दफन रहेगी, वह तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने उन्हें कुछ विशेष वस्तुएं दी, एक पुरानी ताबीज, कुछ पवित्र धागे और एक मंत्र पाठ की किताब। वह बोला, यह सब तुम्हारी सुरक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, इस बार तुम गलत कदम नहीं उठा सकते। यह तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। राहुल, नंदिनी, सुमित और आकाश अब इस यात्रा से भयभीत हो चुके थे, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने मन ही मन तय किया कि यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी। अगली रात वे फिर से उस भयानक अस्पताल में गए। इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने तांत्रिक की दी हुई वस्तुएं अपने साथ रखीं और अंदर कदम रखा। अस्पताल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे पूरा माहौल फिर से डरावना हो गया है। दीवारों पर खून के धब्बे अब और गहरे हो चुके थे। अचानक अस्पताल के गलियारों में एक भारी सन्नाटा छा गया, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। राहुल ने अपनी मशाल जलाई और वे उस कमरे की ओर बढ़े जहां पहले वह बंद दरवाजा मिला था। इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया।
अंदर का दृश्य पहले से भी अधिक डरावना था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। राहुल ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। वह डायरी उसी डॉक्टर की थी जिसने वहां कई निर्दोष मरीजों की जान ली थी। डायरी में लिखा था कि डॉक्टर उन मरीजों पर अमानवीय प्रयोग करता था और वह चाहता था कि वे कभी ठीक न हों ताकि वह उन्हें लगातार यातनाएं दे सके। उसकी मौत भी एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं ने ही उसे मारा था जिन पर उसने अत्याचार किए थे। राहुल ने जोर से कहा, यह सब उस डॉक्टर के पाप का परिणाम है। उसकी आत्मा अभी भी उन पापों की सजा भुगत रही है। उसे न्याय देना होगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। वही काली आकृति फिर से प्रकट हुई और उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे न्याय नहीं दे सकते। मैं इस दुनिया का हिस्सा हूं और मैं हमेशा रहूंगा। तांत्रिक ने जो मंत्र दिया था, राहुल ने उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पढ़ा गया, डॉक्टर की आत्मा तड़पने लगी। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ वह छाया गायब हो गई और पूरा अस्पताल फिर से शांत हो गया। बाहर का मौसम साफ हो चुका था। सबको महसूस हुआ कि वह भयानक रात अब खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या वास्तव में सब खत्म हो चुका था? अस्पताल से निकलते समय आकाश ने धीरे से पूछा, क्या हम सच में बच गए? राहुल ने उसे देखा, लेकिन जवाब देने से पहले उसने अस्पताल की ओर अंतिम बार देखा। अस्पताल की खिड़कियों पर हल्की सी परछाई अब भी मौजूद थी, जैसे कोई उनकी तरफ देख रहा हो। अस्पताल से बाहर आते हुए सबने राहत की सांस ली, लेकिन उस आखिरी परछाई ने उनके मन में फिर से एक खौफ पैदा कर दिया था। वे गाड़ी में चुपचाप बैठे और तेजी से शहर की ओर बढ़ने लगे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में सब खत्म हो चुका है? अगले कुछ दिन शांति से बीते। नंदिनी को रात में भयानक सपने आना बंद हो गए थे। सुमित और आकाश भी अब आराम से सोने लगे थे। राहुल ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है और तांत्रिक की पूजा सफल रही। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन के कोने में अब भी एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। एक हफ्ते बाद एक रात अचानक नंदिनी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। नंदिनी ने कुछ पल तक इंतजार किया, फिर फोन काट दिया। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ गई। कुछ मिनट बाद फिर से उसी नंबर से फोन आया। इस बार नंदिनी ने जवाब देते हुए कहा, कौन है? फोन के दूसरी ओर से वही गहरी भयावह हंसी सुनाई दी जो उसने अस्पताल में सुनी थी। उसका दिल दहल गया। तुम मुझसे बच नहीं सकती, आवाज ने कहा, और फिर फोन कट गया। नंदिनी का पूरा शरीर कांपने लगा। वह घबराई हुई राहुल को फोन करने लगी, लेकिन उसका फोन बंद था। दूसरे दिन राहुल के पास भी एक अजीब घटना घटी। वह अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था, जब अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से गुजरा और उसे फिर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत नंदिनी और आकाश को फोन किया और मिलने के लिए कहा। जब सभी दोस्त मिले तो सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नंदिनी ने कहा, राहुल, मुझे लगता है कि कुछ अब भी बाकी है। वह आत्मा अभी भी हमारे पीछे है। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने तांत्रिक से बात की थी। उसने कहा था कि अगर आत्मा का पूरी तरह से नाश नहीं हुआ है तो यह हम पर हावी हो सकती है। हमें फिर से उससे मिलना होगा। अगले ही दिन वे तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनी और कहा, तुम लोग जिस बुराई का सामना कर रहे हो वह बेहद पुरानी और ताकतवर है। मैंने उसे कमजोर किया था, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसका असली स्रोत उस अस्पताल में नहीं, बल्कि उस डॉक्टर के घर में है, जहां उसने अपने सबसे भयानक अपराध किए थे। राहुल और उसके दोस्तों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें और गहराई में जाना पड़ेगा। तांत्रिक ने उन्हें डॉक्टर के पुराने घर का पता दिया, जो शहर से दूर एक और सुनसान जगह पर था। उसने उन्हें सावधानी बरतने की चेतावनी दी,
यह आखिरी बार है। अगर तुम लोग इस बार सफल नहीं हुए तो वह आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ बंधी रहेगी। डॉक्टर के घर का रास्ता और भी डरावना और सुनसान था। चारों दोस्त डर के साए में वहां पहुंचे। घर पूरी तरह से वीरान और जर्जर हो चुका था, जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। बाहर खड़े होकर ही उन्हें महसूस हुआ कि अंदर कुछ बेहद खौफनाक है। राहुल ने सबको इशारा किया और दरवाजा खोला। घर के अंदर घुप अंधेरा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां और दीवारें जैसे टूटने के कगार पर थीं। अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ का वातावरण भयानक रूप से भारी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। वे धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक कमरे के दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी दिखी। राहुल ने नंदिनी की ओर देखा और धीरे धीरे उस दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक पुरानी डेस्क और उस पर एक खून से सना हुआ रजिस्टर पड़ा था। रजिस्टर के ऊपर वही ताबीज रखा था जो तांत्रिक ने उन्हें दिया था। जैसे ही राहुल ने रजिस्टर को छुआ, पूरे घर में जोरदार हवाएं चलने लगीं। अचानक दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगीं और सभी कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। घर में अजीब सी गतिविधियां शुरू हो गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से भगाने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने फौरन रजिस्टर खोला। उसमें डॉक्टर के हाथों मारे गए सभी निर्दोष लोगों के नाम और विवरण थे। अंतिम पन्ने पर डॉक्टर की मृत्यु के बारे में लिखा था। वह आत्महत्या कर मरा था, लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला क्योंकि उसने अपने के अपराधों का प्रायश्चित नहीं किया था। तभी आकाश ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा एक संदेश उभरने लगा। मुझे न्याय चाहिए। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसी डॉक्टर की छाया फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे न्याय नहीं दे सकते। मैं हमेशा यहीं रहूंगा। राहुल ने वह ताबीज उठाया और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार डॉक्टर की आत्मा बेहद शक्तिशाली हो चुकी थी। जैसे ही राहुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में हलचल तेज हो गई और डॉक्टर की आत्मा उन पर हमला करने लगी। राहुल ने साहस जुटाकर मंत्र जारी रखा और धीरे धीरे आत्मा की चीखें और तेज होती गईं। तभी तांत्रिक की दी हुई दूसरी चीजों से कमरे में एक ऊर्जा का घेरा बना और आत्मा उसमें कैद होने लगी। आखिरकार डॉक्टर की आत्मा एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। पूरे घर में एक भयानक शांति फैल गई। दीवारों पर लिखी खून की लकीरें धीरे धीरे मिटने लगीं। राहुल और उसके दोस्तों ने गहरी सांस ली। सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्होंने घर से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। अंधेरा अब खत्म हो चुका था और सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी थी। इस बार कोई परछाई उनका पीछा नहीं कर रही थी। डॉक्टर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी और राहुल और उसके दोस्तों को भी।